नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश का इतिहास और मेकल वंश के इतिहास को पढ़ने के बाद अब हमारा अगला वंश जो आता है वो आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि मध्य प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण वंशों में से एक वंश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के जो साम्राज्य है उसके बारे में, तो मध्य प्रदेश राज्य का लगभग ज़्यादातर हिस्सा, राजस्थान का मध्य भाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य का जो शुरुआती भाग है ये पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत आया करता था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को। तो अगर हम बात करें इस वंश के बारे में, तो इस वंश के साम्राज्य का प्रारंभ सबसे पहले महाकाल की नगरी उज्जैन से होता है। ठीक है, कहां से होता है? इस वंश के शासन या साम्राज्य का प्रारंभ सबसे पहले कहां से होता है? उज्जैन से। ठीक है, और बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा उज्जैन को ही अपनी मुख्य राजधानी बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने उज्जैन को ही अपनी राजधानी बनाया और उज्जैन से ही इनके वंश का साम्राज्य प्रारंभ हुआ था, या उज्जैन से ही इनका शासन प्रारंभ हुआ था। चलिए बात करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में। तो वैसे तो गुर्जर प्रतिहार वंश में कई सारे शासक हैं, नागभट्ट, मिहिरभोज, वत्सराज, हरिश्चंद्र इत्यादि कई प्रकार के शासक हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वंश के सबसे प्रतिभाशाली और जो सबसे प्रमुख शासक रहे हैं, सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं उनके बारे में, तो इन शासकों में हमको दो शासकों के नाम विशेष रूप से सुनने को मिलते हैं। एक है हमारा इस वंश का सबसे पहला शासक नागभट्ट प्रथम, और इसके बाद दूसरा भी है जिसका नाम है मिहिरभोज। तो चलिए हम सबसे पहले नागभट्ट प्रथम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पहला शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पहला शासक जो था नागभट्ट प्रथम था, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतिभाशाली एवं प्रमुख शासकों में से भी एक था। याद रखिएगा, देखिए सबसे शक्तिशाली जो शासक हैं एवं प्रमुख शासक हैं उनमें से एक था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख शासकों में से एक था। देखिए, अगर हम बात करें नागभट्ट प्रथम के बारे में, तो नागभट्ट प्रथम ने अपने शासन काल में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की थी जो कि आम नहीं थी। नागभट्ट प्रथम ने अपने शासन काल में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की थी जो कि किसी और राजा के लिए कर पाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। क्या उपलब्धि इसने हासिल करी थी? देखिए, इसने अपने शासन काल में ये उपलब्धि हासिल की कि इसने भारत में अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य के किस वंश ने भारत में अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल कर दिया था? इसने किया था गुर्जर प्रतिहार वंश ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल किया था? नागभट्ट प्रथम। जहां एक तरफ संपूर्ण दुनिया में अरब आक्रमणकारियों का कब्जा हो रहा था, लोग धीरे धीरे उनके आगे घुटने टेक रहे थे, ठीक उसी समय
ऐसे में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा अरक आक्रमणकारियों को विफल करना ये कोई आम बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगर हम बात करें नागभट्ट प्रथम के बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश के उत्तराधिकारी आए वो थे वत्सराज। फिर वत्सराज के बाद आया नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बाद जो आया वो आया आपका हरिश्चंद्र। और इन सब के बाद आया था मिहिरभोज। कौन आया था? मिहिरभोज। तो नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, हरिश्चंद्र और मिहिरभोज आदि शासकों ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता को संभाला था। इसमें से जो आपका हरिश्चंद्र था, याद रखिएगा, इसमें से जो आपका हरिश्चंद्र था इसने जोधपुर, नदीपुर, भड़ोच एवं उज्जैनी में अपने कुछ छोटे छोटे राज्य स्थापित किए थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हरिश्चंद्र ने जोधपुर, नदीपुर, भड़ोच एवं उज्जैनी में अपने कुछ छोटे छोटे राज्य स्थापित किए थे। अब मैंने आपको क्या बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख एवं शक्ति शासक जो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली शासक थे, उनमें से पहला शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब इसके बाद दूसरा जो प्रतिभाशाली एवं योग्य शासक हुआ इस वंश का, उसका नाम था मिहिरभोज। तो चलिए मिहिरभोज के बारे में जानते हैं। एक बात और, नागभट्ट प्रथम का शासन काल भी आप देख लीजिए। नागभट्ट प्रथम का शासन काल था 730, इधर लिख देता हूं, 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक, लगभग 26 सालों तक इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता को संभाला था। कहीं कहीं पर 760 भी लिखा होता है, ठीक है। तो 26 या 30 सालों तक इसने गुर्जर प्रतिहार वंश को सत्ता को संभाला था। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक योग्य शासक ये रहा है। आगे हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के जो अगला योग्य शासक है उसके बारे में, वो है आपका मिहिरभोज। चलिए, तो आगे आता है हमारा मिहिरभोज। अगर हम बात करें मिहिरभोज के बारे में, तो इसका शासन काल था 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक, ठीक है। 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक मिहिरभोज प्रथम का शासनकाल रहा है। आगे हम बात करते हैं, देखिए मिहिरभोज के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। आपने मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रकूट वंश का इतिहास तो पढ़ा ही है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के इतिहास में आपने पढ़ा था कि जो राष्ट्रकूट वंश का शासक गोविंद तृतीय था,
ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने जो गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था नागभट्ट प्रथम, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, नागभट्ट प्रथम, इसको बुंदेलखंड के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है। और इसी बुंदेलखंड के युद्ध में हारने के बाद जब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के नाम से जो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र चला जाता है, इसी बुंदेलखंड नामक क्षेत्र को मिहिर भोज के द्वारा पुनः अपने अधीन कर लिया जाता है और पुनः गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। देखिए क्या फैक्ट है। फैक्ट ये है कि इसने बुंदेलखंड को पुनः अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। मैंने बता ही दिया है आपको कि राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से हारने के बाद नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो क्षेत्र राष्ट्रकूट वंश के अधीन हो गया था, मिहिर भोज ने पुनः उसको अपने अंडर में ले लिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें मिहिर भोज के बारे में, तो मिहिर भोज के दो अभिलेख हमको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? देखिए पहला जो अभिलेख है वो मिलता है ग्वालियर में। ठीक है। पहला अभिलेख मिलता है ग्वालियर में। वहीं दूसरा अभिलेख भी ग्वालियर में ही मिलता है। ग्वालियर में एक स्थान है जिसका नाम है सारंगताल। यहां से हमको ये अभिलेख देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इन अभिलेखों में किस बात की जानकारी दी गई है, तो इन अभिलेखों में यह बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन क्षेत्र थे, उन अधीन क्षेत्रों का कैसा क्या स्थानीय प्रशासन था, किस प्रकार का वहां पर व्यापार हुआ करता था, जैसे कि मुद्राएं किस प्रकार की चला करती थी, लेन देन किस तरीके से हुआ करता था, और जो साधन हुआ करते थे व्यापार के लिए, इधर से उधर माल लाना ले जाना, ये किस प्रकार से हुआ करता था। ठीक है। इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्या रखना है यार, इन अभिलेखों में स्थानीय प्रशासन और व्यापार की जानकारी दी गई है। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के समय गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन एवं व्यापार की जानकारी ग्वालियर से मिले इन दो अभिलेखों में दी गई है। आगे हम बात करते हैं। देखिए मिहिर भोज के समय में अरब के एक यात्री ने भारत की यात्रा की थी। मिहिर भोज के समय अरब के एक यात्री ने भारत की यात्रा की थी और इस अरब यात्री का क्या नाम था? इस अरब यात्री का नाम था सुलेमान। ठीक है। सुलेमान या कहीं कहीं सुलेमान देखने को मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से गुर्जर प्रतिहार वंश का वो कौन सा शासक है जिसके शासन काल में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी? मिहिर भोज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए मध्य प्रदेश राज्य में मिहिर भोज की कुछ मुद्राएं पाई गई हैं। इन मुद्राओं में मिहिर भोज को आदि बिरहा की उपाधि दी गई है। ठीक है। याद रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में मिहिर भोज के शासन काल की कुछ मुद्राएं पाई गई हैं। इन मुद्राओं में मिहिर भोज को आदि बिरहा की उपाधि दी गई है। इस उपाधि के बारे में आप जरा कुछ समझिए। देखिए आपने एक कथा तो सुनी होगी विष्णु भगवान के आदि बराह अवतार की, जिसके अंतर्गत ऐसा बताया जाता है कि जो राक्षस थे इन्होंने पृथ्वी को पकड़कर पाताल में ले गए थे और पाताल में जाने से बचाने के लिए विष्णु भगवान बराह बनकर आए
और पृथ्वी को बचाया। कुछ इसी प्रकार का मामला यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, जो अरब आक्रमणकारी थे, आपको पता ही है अरब आक्रमणकारी कितने क्रूर थे, कितने घिनौने, कितने विकृत प्रवृत्ति के ये व्यक्ति थे। तो इन अरब आक्रमणकारियों के हाथों में जाने से भारत की भूमि को किसने बचाया? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने बचाया। वहीं अरब आक्रमणकारियों के आधिपत्य में भारत भूमि के जाने के परिणाम स्वरूप जो भयानक परिणाम उत्पन्न होते, उन भयानक परिणामों से किसने रक्षा की? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भारत भूमि की रक्षा की। यही कारण है कि उस समय जो लोग थे, इन्होंने इनको आदि भरा की उपाधि दी। ठीक है, विष्णु भगवान से इनको जोड़ लिया। तो याद रखिएगा। फिर देखिए, अब देखिए आप इसको देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, एक तरफ गुर्जर वंश और दूसरी तरफ प्रतिहार वंश, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ये गुर्जर वंश था। अब अगर हम बात करें प्रतिहार वंश के बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि शिवपुरी जिले में एक स्थान है जिसका नाम है कुरेटा। क्या नाम है? कुरेटा। यहां से हमको प्रतिहार वंश के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत इतना ही था। आपने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बहुत अच्छी से पढ़ लिया। इससे ज़्यादा गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप सब हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब किया कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइया कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इन सभी वीडियोस के PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।